एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यह सुन के टीचर अपनी मॉम से पूछती है कि पहले आप बताइए, आप क्यों पसंद करती है मिस्टर बेन को? आपको तो शादीशुदा आदमी पसंद नहीं थे ना? यह सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ, अभी भी पसंद नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो आदमी है उससे बेहतर है मिस्टर बेन। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ, मिस्टर बेन काफी अच्छे इंसान है, पर क्यों अकेला है जिसको पूरी तरीके से मुझ पर यकीन है। वो दिन जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब मैं वो केस हार गई थी, तब आपको बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छी वकील बन सकती हूँ। और उस वक्त मुझे पैर में धोखा भी मिला था और मेरे उन पलों में आपको मेरा साथ देना चाहिए था, पर आपने मेरा साथ नहीं दिया। उन पलों में क्यों ने मेरा साथ दिया मॉम? क्यों ने? हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक पागल लड़का, एक अकेला ऐसा इंसान जिसको मेरे ऊपर पूरा यकीन था, सिर्फ उसने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों ने कभी भी एक पल के लिए भी मुझ पर से भरोसा नहीं उठाया मॉम? वो क्यों है मॉम, जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपना वकील बनने का सपना नहीं छोड़ा? ये सुनकर टीचर की मॉम कहती है कि और अब देखो क्या हो गया, ये वही क्यों है जिसके वजह से तुम मुसीबत में पड़ी हो। तुम जिस पार्टनर पोजीशन के लिए इतना मेहनत कर रही थी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा करियर और तुम्हारा वकील बनने का सपना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा उसके वजह से, सिर्फ उसके वजह से। देखो टीचर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए, ना कि कोई ऐसा जो तुम पर बोझ बने। अगर बेटा तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहोगी जो तुम्हारी लाइफ में हमेशा दुख लेकर आएगा, तो मेरे मरने के बाद भी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी बेटा। टीचर और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर क्यू का कॉल आ जाता है और ये देख के टीचर की मॉम टीचर को देखने लग जाती है और टीचर उस कॉल को कट कर देती है। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि अगर तुम्हें क्यू के साथ रिलेशनशिप में रहना है तो फिर ठीक है, पर इसके लिए मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। यह कहकर टीचर की मॉम वहाँ से जाने वाली ही होती है, पर वो फिर से टीचर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं, कौन तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, कौन नहीं। इसका फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा टीचर, और ये सारी बातें तुम दिमाग से सोचना, ना कि दिल से। और एक बात, मैं ये बात नहीं कहना चाहती थी कि तुम वकील बनने के लायक नहीं। ये कहते हुए टीचर की मॉम वहाँ से चली जाती है। टीचर की मॉम के वहाँ से जाने के बाद टीचर काफी ज्यादा रोती है। फिर इसी नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जिनके पास नर्स आई होती है। फिर वो नर्स मिस्टर बेन से पूछती है कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा है, पर कल से मैं काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये सुन के नर्स कहती है कि मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ और थोड़ी देर में नाश्ता भी आ जाएगा, आप इस दवाई को ले लेना जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है, मैं ले लूंगा। फिर नर्स कहती है कि आप कहे तो मैं आपके एम्प्लॉय को बुला दूं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कौन सी एम्प्लॉय? तो नर्स कहती है कि वही आपके सुंदर एम्प्लॉय, वो बेचारी पूरी रात बाहर बैठी रही, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी, अभी आती होगी। ये सारी बातें करके नर्स तो वहाँ से चली जाती है, पर मिस्टर बेन ये बात जानने के बाद कि कैमिलिया मिस्टर बेन के लिए पूरी रात अस्पताल में थी, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। फिर कैमिलिया मिस्टर बेन को चुपके से देखने की कोशिश कर रही होती है, पर मिस्टर बेन तो जगे होते हैं, जिस वजह से वो कैमिलिया को देख लेते हैं। और जब कैमिलिया देखती है मिस्टर बेन ने कैमिलिया को देख लिया है, तो कैमिलिया मिस्टर बेन के पास जाती है और उनसे कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर आपसे कुछ फाइल में साइन करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ, तो कहाँ है वो फाइल्स? ये सुन के कैमिलिया बहाना बनाने लग जाती है और कहती है कि वो मैं शायद से कार में भूल गई हूँ, रुकिए मैं अभी लेके आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जारी होती है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि ये किसकी हुडी पहनी है तुमने? तो कैमिलिया कहती है कि अरे ये हुडी ये तो मेरी है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि कल रात को ऐसी एक हुडी एक नर्स ने भी पहनी थी, शायद से तुमने उसके लिए है, क्यों है ना? तो कैमिलिया झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि तुम्हें झूठ पकड़ना आता है, पर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। नर्स ने मुझे बताया तुम कल पूरी रात मेरे कमरे के बाहर बैठी थी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं रुकी थी यहाँ पर। अब कैमिलिया के झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, मिस्टर बेन को सारी बातें पहले से पता चल चुकी है। फिर मिस्टर बेन कैमिलिया से कहते हैं कि मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि तो फिर तुम पूरी रात यहाँ पर क्यों रुकी थी?
तुम वापस घर क्यों नहीं गई? बोलो। बेन सर की सारी बातें सुन के कैमिला कुछ कह नहीं पाती और वो चुप हो जाती है। फिर मिस्टर बेनी कहते हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। ये सारी बातें सुनने के बाद कैमिला मिस्टर बेन को आगे कुछ कहती। इसी बीच वहाँ पर हमारे डॉक्टर जी आ जाते हैं। डॉक्टर जी आकर मिस्टर बेन को कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस्टर बेंजामिन और मिस कैमिलिया। डॉक्टर नॉक को वहाँ पर देखकर कैमिला कहती है कि हेलो डॉक्टर नॉक। फिर मिस्टर डॉक्टर कैमिला से कहते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया है, क्या हम दोनों कुछ खाने चले? फिर कैमिला मिस्टर बेन से कहती है कि सुन लिया ना आपने, मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं डॉक्टर नॉक के साथ खाने के लिए रुकी थी। फिर कैमिलिया डॉक्टर नॉक के साथ वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन बस उनको वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम किट और डाला को देखते हैं जो क्यू की बातें सुन के हंस रहे होते हैं। क्यू डाला को और किट को कल उसने जो फैक्ट्री में जाकर किया उस बारे में बताते हुए काफ़ी प्राउड फील कर रहा होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और इनकी तारीफें सुनने के बाद क्यू भी काफ़ी खुश हो जाता है। ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर टीचा जाती है तो डाला टीचा को देख लेती है और वो कहती है कि वो देखो टीचा आ रही है। फिर डाला किट से कहती है कि अब तुम देखना वो यहीं पे आएगी। डाला के इतने कहते ही टीचा भी क्यू के पास चली जाती है। उसके बाद क्यू टीचा से कहता है कि गुड मॉर्निंग टीचा। फिर टीचा क्यू से कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे ये बात कह रही हूँ, अगर तुमने मेरे दिए हुए ऑर्डर्स नहीं माने तो मैं तुम्हें निकाल लूंगी मेरी टीम से। यह सुन के किट और डाला दोनों शॉक हो जाते हैं और क्यू तो कुछ ज्यादा है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि पर मैंने ऐसा किया क्या है? फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर रह के डाला की हेल्प करना, पर तुम फिर भी अपनी मर्जी से फैटी आ गए। ये सुन के क्यू कहता है कि पर मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने काबिल हो जो तुम किसी भी हालातों को सुधार सकते हो? ये सब ना तुम कहीं और करना, क्योंकि यहाँ हम सब एक टीम है। हर प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है, उसमें होने वाले हर फायदे और नुकसान को देखा जाता है और उस चीज को समझा भी जाता है। इमोशनल होके काम करके तुम सिर्फ अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हो। तुम वहाँ पर एक वकील होने का नाटक कैसे कर सकते हो? क्यों? तुम्हारे पास लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस तक नहीं है। तुम तो अब तक एक वकील बने तक नहीं हो। क्या होगा अगर फैक्ट्री ओनर को पता चल गया कि तुम कोई वकील हो ही नहीं? क्या तुमने इस बारे में एक बार भी सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो बिना सोचे कोई भी काम कर देते हो, क्यों है ना? फिर माफी मांगने के लिए आ जाते हो। ये बचकानी हरकतें तुम अपने पास ही रखो। ये सारी चीजें तुम मेरे ऑफिस में मेरी टीम में नहीं कर सकते। टीचर के मुंह से ये सारी बातें सुन के क्यू को काफी बुरा लगता है और उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड्स के सामने टीचर ने क्यू को इस तरह से डांटा है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मैंने बस तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचा। ये सुन के टीचर कहती है कि अगर तुम्हें वकील बनना है तो अपनी सोच तुम्हें बड़ी रखनी होगी, सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते क्यू। और ये चीज टीचर भी काफी इमोशनल होते हुए कहती है। अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि टीचर ने क्यू को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, पर टीचर ने जो बोला है ना वो क्यू के भलाई के लिए बोला है। क्योंकि उस फैक्ट्री ओनर को अगर पता चल जाए कि क्यू ने वकील होने का नाटक किया है और झूठ बोलकर उसके आदमियों को बुद्धू बनाया है तो क्यू पर केस कर सकता है, जिस वजह से टीचर ने क्यू को इतना डांटा होता है। पर ये सारी बातें क्यू को समझ में नहीं आएगी। क्यू को तो बस इस बात का बुरा लग गया कि टीचर ने उसे डांटा है। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर ये स्नेह पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड को देखते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें एक फाइल मिल जाती है जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर वो उस फाइल को लेकर अपनी बॉस मिस सुहा के पास जाते हैं, पर वहाँ पे मिस सुहा नहीं होती है। क्यू के डैड को जब पता चलता है कि मिस सुहा अभी यहाँ पर नहीं है तो क्यू के डैड उनका वेट करने लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर मिस सुहा और क्यू की मॉम भी आ जाती है। अगर आपने पुराने एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा क्योंकि मॉमी क्यू के डैड को उनके बिजनेस का अकाउंट संभालने के लिए देती है, पर यह बात क्यू के डैड को नहीं पता। पर आज क्यू के डैड मिस पिम के साथ क्यू की मॉम को देख लेते हैं और क्यू की मॉम भी क्यू के डैड को देख लेती है। फिर क्यू के डैड क्यू की मॉम को देखकर कहते हैं कि तुम इतना क्यू के डैड कह ही पाते हैं कि इसी बीच वहाँ पर क्यू के मॉम का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है जो वहाँ पर क्यू के डैड को देख लेता है। और ये देख के क्यू के स्टेप डैड को काफी गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में कहता है कि हे तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर कैसे घुसे। ये सुन के तो क्यू के डैड काफी शॉक हो जाते हैं और वो क्यू की मॉम को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि तुम्हारा? तो क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि हाँ, ये मेरा रेस्टोरेंट है। ये सुनकर तो क्यू के डैड क्यू की मॉम को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू के स्टेप डैड क्यू की मॉम से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्यू की मॉम कुछ कहती इससे पहले क्यू के डैड क्यू के स्टेप डैड से पूछते हैं कि तुम मालिक हो तो फिर तुमने मुझे हायर क्यों किया है। ये सुन के क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हें हायर किसने किया है बताओ। ये कहते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि ये किसने किया होगा। फिर क्यू के स्टेप डैड क्यू के मॉम से गुस्से में कहते हैं कि किसने किया है ये। क्यू के स्टेप डैड को इतने गुस्से में देख के क्यू की मॉम काफी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर क्यू के स्टेप डैड गुस्से में उनका हाथ पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने इस आदमी को मेरा अकाउंट्स हैंडल करने के लिए दिए। क्योंकि मॉम अपने हस्बैंड को क्या बोले उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उनके एक्स हस्बैंड उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इस काम की सैलरी दे रही थी। फिर क्यू की मॉम कहती है कि मैं बस मदद करना चाहती थी। ये सुनने के बाद क्यू के डैड को काफी गुस्सा आ जाता है और क्यू के डैड काफी चिल्लाने लग जाते हैं क्यू की मॉम पर। फिर क्यू के डैड क्यू की मॉम को काफी ज्यादा सुनाते हैं और तो और उनके ऊपर फाइल फेंक कर भी मारते हैं। ये देख के उनके हस्बैंड को काफी गुस्सा हो जाता है और वो क्यू के डैड से कहते हैं कि हे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के साथ ऐसा करने की। ये कहते हुए वो क्यू के डैड को एक पंच मार देते हैं। फिर क्यू की मॉम अपने हस्बैंड को रोकती हैं और उन्हें सब करने के लिए मना करती है। फिर क्यू के डैड क्यू के स्टेप डैड को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि तू देख क्या रहा है लूजर, मुझ पर हाथ उठाएगा। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जिसे उसकी मॉम का कॉल आया होता है। तो क्यू अपनी मॉम का कॉल उठाता है तो क्यू की मॉम क्यू को सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें जानने के बाद क्यू ऑफिस से भागते हुए चला जाता है अपनी डैड के पास। फिर हम क्यू के डैड को देख सकते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है। फिर क्यू अपने डैड को ढूंढ लेता है और उनके पास भागते हुए जाता है। क्यू अपनी डैड की हेल्प करने के लिए उनके पास जाता है पर क्यू के डैड क्यू को वहाँ से हटा देते हैं। फिर क्यू के डैड वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और क्यू भी अपने डैड के पीछे पीछे चला आता है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड आप पहले शांत हो जाइए, आप यहाँ पे बैठिए। फिर क्यू अपने डैड को शांत करता है और वहाँ से दवाई लेने के लिए चला जाता है। फिर क्यू के वहाँ से जाने के बाद क्यू के डैड काफ़ी गुस्सा करने लग जाते हैं और सारी चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं। ये देख के क्यू अपने डैड के पास जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर क्यू के डैड शांत नहीं हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें तोड़ रहे होते हैं। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज़ प्लीज़ आप रुक जाइए। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों तुमने उससे पैसे लिए, तुम्हें पता है ना क्यों तुम्हारी माँ कितनी बुरी है, पर तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है और तो और तुमने मुझसे झूठ भी कहा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया। ये कहते हुए वो सारी चीजें तोड़ने लग जाते हैं। फिर क्यू को भी काफी गुस्सा आ जाता है। फिर क्यू भी गुस्से में कहता है कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपा है डैड, मैं बस चाहता था कि आप दोनों फिर से एक हो जाए, क्या यह सोचना गलत था। क्योंकि सारी बातें सुनने के बाद क्यू के डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ रहने से अच्छा मैं किसी जानवर के साथ रहना पसंद करूंगा। ये कहने के बाद वो फिर से सामान तोड़ने लग जाते हैं। फिर क्यू अपने डैड को रोकता है और उनसे कहता है कि डैड प्लीज रुक जाइए। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि क्या तुम अपनी मॉम से इतना प्यार करते हो, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम जाओ, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये कहते हुए वो क्यू को धक्का मारकर अपने घर से निकाल देते हैं। फिर वो क्यू से कहते हैं कि अब तुम जाओ और अपनी मॉम के साथ रहो। फिर क्यू अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है पर क्यू के डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जिस वजह से वो क्यू को कहते हैं कि छोड़ दो मुझे अकेले। ये सुनने के बाद क्यू भी आगे कुछ कह नहीं पाता। फिर क्यू के डैड सारा सामान तोड़ने लग जाते हैं और क्यू बस अपने डैड को ये सारी चीज़ें करते हुए देख रहा होता है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचा की मॉम को देखते हैं जो टीचा के बारे में सोच रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। टीचा ने अपनी मॉम से जो जो बोला होता है उन बातों को सोचकर टीचा की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और टीचा की मॉम सोचती है कि क्या सच में मैंने अपनी बेटी का साथ कभी नहीं दिया, उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ क्यों नहीं थी, मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया, मैंने उस पर क्यों भरोसा नहीं किया। ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हम मिस्टर बेन और कैमिला को देखते हैं। कैमिला मिस्टर बेन को घर लेके आती है। फिर मिस्टर बेन कैमिला से कहते हैं कि शुक्रिया मुझे घर लाने के लिए और सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि तुमने मुझसे दूरी बना के रखी है,
पर जब मैं बीमार पड़ा तब तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया अपने घर जाती है और वो मिस्टर बेन के बारे में सोचकर काफ़ी उदास हो रही होती है। फिर इसी बीच कैमिलिया को किसी का कॉल आता है तो कैमिलिया उस कॉल को उठा लेती है और उनसे बात करने लग जाती है। फिर कैमिलिया उस व्यक्ति से बात कर कर काफ़ी स्माइल करी होती है। हमें बताया नहीं जाता कि वो कौन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्टर डॉक्टर ही होंगे, क्योंकि कैमिलिया उनसे बात कर कर काफ़ी खुश हो रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। एक आदमी अपनी गाड़ी पार्क कर कर वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच उसकी नज़र दूसरी गाड़ी पर पड़ती है। वो आदमी उस कार के अंदर क्यू की मॉम को देखता है, जिसे देख के वो आदमी डर जाता है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है। फिर ए सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ होता है। इसी बीच क्यू के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू से कहते हैं कि हे क्यू, क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। फिर क्यू कहता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे डैड को देखा। तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर वहाँ पर क्यू के डैड आते हैं, जिसे देखकर क्यू के दोस्त उन्हें हेलो करते हैं। क्यू के डैड उन्हें देख तो लेते हैं पर उनसे कुछ कहते नहीं। बिना कहे वो वहाँ से जा रहे होते हैं। पर क्यू के डैड को रोकते हुए कहता है कि डैड, कहाँ गए थे आप। तो क्यू के डैड कहते हैं कि मैं सामान लेने गया था। फिर पॉन क्यू के डैड से कहता है कि अंकल, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, आप हमारे साथ खाना चाहेंगे। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। फिर क्यू के डैड के वहाँ से जाने के बाद पॉन क्यू से कहता है कि क्यू, अंकल को क्या हुआ है। ये कहते ही हमें क्यू के डैड को दिखाया जाता है जो मिरर में अपने चोटों को देख रहे होते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने क्यू की मॉम को कार में देखा होता है बुरी हालत में, उस आदमी ने पुलिस को वहाँ पर बुला लिया है और वहाँ पर पुलिस और मीडिया वाले आ गए होते हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर हम टीचर को देखते हैं। फिर टीचर डाला से कहती है कि हे डाला, इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ और तुम क्यू को भी बता देना। फिर डाला कहती है कि पर क्यू तो आज आया ही नहीं। ये सुन के टीचर कहती है कि पर क्यू। तो डाला कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगा। अच्छा टीचर, मैं अभी चलती हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये कहकर डाला वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर सोच में पड़ जाती है कि कहीं मैंने उसे ज़्यादा तो नहीं कह दिया। ये कहकर टीचर क्यू के बारे में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं। टीचर वहाँ पर मिस्टर बेन को देखती है। फिर वो अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है। फिर वो खुद से कहती है कि मिस्टर बेन को इतनी चोट लगी है फिर भी वो ऑफिस आए हैं, पर क्यू को थोड़ा सा डांट क्या दिया, वो तो काम पर ही नहीं आया। अगर ऐसे चलता रहा तो वकील कैसे बनेगा। फिर टीचर काम करने लग जाती है और इसी बीच उसके हाथ से वही स्टील का डब्बा गिर जाता है जो क्यू ने टीचर को दिया होता है। फिर टीचर उसे उठाती है और उसे देखते हुए कुछ सोचने लग जाती है। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हमें टीचर को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। फिर टीचर अपनी फ्रेंड्स को सारी बातें बता देती है कि इतने दिनों में क्या क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ है। ये सारी बातें जानने के बाद जून कहती है कि अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं भी क्यू को डांटती। उसने दूसरी पार्टी की वकील होने की एक्टिंग की है। अगर उन लोगों को क्यू के बारे में पता चल जाए और वो क्यू को सू कर दे तो क्या करेगा और तुम क्या करोगी। ये सुन के टीचर कहती है कि वही तो, मैं भी उसे यही कहना चाहती थी, पर वो तो इस चीज को अलग वे में ले गया, उसे तो कोई बात समझ आती ही नहीं है। फिर नाम कहती है कि सच कहूँ तो इस वजह से क्यू को काफी डांट पड़नी चाहिए, थोड़ी बहुत डांट से कुछ नहीं होने वाला। फिर नाम टीचर से पूछती है कि तुमने उसके साथ सारी बातें कर ली है ना, उसे तुमने समझा दिया है ना इस बारे में। यह सुनकर टीचर कहती है कि क्या। तो नाम कहती है कि टीचर, तुम जो उस पर इतना चिल्लाई तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुमने उस पर क्यों चिल्लाया, इसका रीजन क्या था। तूने उसे सच में ये सारी बातें नहीं कही कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखे। अगर तू ऑफिस में उसे डांट देती है तो उसे बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिस में तू उसकी बॉस है ना कि गर्लफ्रेंड, पर बाहर तू उसकी बॉस नहीं है, तो तुझे उससे बाहर उसकी गर्लफ्रेंड बनकर बात करना चाहिए था इस बारे में। फिर जून कहती है कि क्या तूने उससे कोई बात की क्या फिर नहीं, बता जल्दी से हमें। फिर टीचर अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की और ना मैंने उसे समझाया। ये जानने के बाद उसके दोस्त उस पर कहते हैं कि टीचर। फिर टीचर कहती है कि क्या तुम लोगों को पता है आज पूरे दिन मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। सब लोग ऑफिस में मेरी गॉसिप कर रहे हैं, ऑफिस के सारे आदमी मुझ पर हंस रहे थे, और तो और
मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और तो और मेरा जो क्लाइंट है वो एक नया वकील चाहता है। हाँ, तुम लोग क्या चाहती हो? मैं एक दिन में क्या क्या हैंडल करूँ? जब तक मैं पार्टनर नहीं बन जाती हूँ, क्या तब तक मैं सिर्फ खुद पर ध्यान नहीं दे सकती? फिर जून टीचर से कहती है कि तुम ना बहुत बड़ी सेल्फिश हो, क्या तुम्हें पता है? फिर नाम भी कहती है। हाँ देख टीचर, तुझे ना क्यों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्यों की प्यार की और अपनेपन की इतनी आदत हो गई है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। पर टीचर, ये गलत है। जितना वो तुमसे प्यार करता है उतना तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, समझ गई? फिर जून कहती है कि क्योंकि हालत देखकर मुझे पे की याद आती है। उसने हमेशा मेरे सारे नखरे उठाए, पर मैंने उसकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और तुम देखो मेरे साथ क्या हुआ। और टीचर, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की हालत मेरी जैसी हो। टीचर जब अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं उससे भी समझ आ जाता है कि उसने जो किया है वो गलत था। टीचर ने क्यू को उसके भलाई के लिए डांटा था, पर टीचर को ये सारी बातें क्यू को बाद में बता देनी चाहिए थी। क्या उसका भला चाहती है, ना कि उसका बुरा। इसलिए वो उसे इतना डांटती है, इतना रोकती है, जाके वो गलती ना करे और एक अच्छा लॉयर बन सके। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर में पर्दे लगा रहा होता है। फिर क्यू पॉन से कहता है कि हे पॉन, इन पर्दों के लिए शुक्रिया। फिर पॉन कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं। फिर पॉन न्यूज़ देखने लग जाता है और उसमें बताया जाता है कि शहर में एक कत्ल हुआ है, जिसे देख के पॉन कहता है कि आजकल तो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। ये कहते हुए वो न्यूज़ देख रहा होता है और वहाँ पर क्यू की मॉम को देख लेता है और ये देख के वो शॉक हो जाता है। फिर वो क्यू के पास आता है और क्यू से कहता है कि हे क्यू। फिर क्यू कहता है कि हाँ क्या है पॉन। तो पॉन क्यू को वो न्यूज़ दिखा देता है, जिसे देख के क्यू तो काफ़ी शॉक हो गया होता है। फिर टिन कहता है कि अरे क्या हो गया? तो पॉन कहता है कि तेरे पास फ़ोन नहीं है क्या? तो टिन कहता है कि हाँ है ना। तो पॉन कहता है कि जल्दी से आज का न्यूज़ देख। फिर टिन उस न्यूज़ को देखता है और कहता है कि कल रात शहर में एक हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई है वो मशहूर बिजनेसमैन की वाइफ थी। उनकी गाड़ी में उनकी लाश पाई गई। पहले तो इस मौत को पुलिस ने हत्या नहीं समझा, पर उनके शरीर में चोटों के निशान पाए गए हैं। उनके चेहरे और उनके शरीर पर ऐसे कई निशान हैं। टिन इस चीज़ को रीड कर ही रहा होता है। इसी बीच क्यों कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें क्यू के डैड भी सुन लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यू अपने डैड को देखने लग जाता है। फिर क्यू भी अपने डैड के पीछे जाता है। क्यू अपने डैड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्यू के डैड क्यू की बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर क्यू अपने डैड के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि डैड रुकिए। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि क्या है? तो क्यू कहता है कि डैड आपका पेन कहाँ है? ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि ऑफिस में होगा। ये कहते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर वो पुलिस वाले क्यू के डैड से कहते हैं कि क्या आप ही मिस्टर पोंग पांग हैं? तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हमें आपका पेन मर्डर सीन के वहाँ मिला है। आप मिस महापांग के मर्डर के सस्पेक्ट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद क्यू के डैड तो शॉक हो जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि जाओ तुम जाकर पकड़ लो। फिर क्यू कहता है कि नहीं रुकिए, आप मेरे डैड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें अरेस्ट मत कीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए, ये ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यू की बात कोई नहीं सुनता और वहाँ पर उसके सामने उसके डैड को हंसे ले जाते हैं। फिर क्यू के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्यू, मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। पर वो पुलिस वाले इन दोनों की बात नहीं सुनते और वहाँ से क्यू के डैड को ले जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो किट से कहता है कि क्यू कहाँ है? तो किट कहता है कि क्यू आज काम पर नहीं आया है। ये सुन के टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो काम अधूरा पड़ा है वो कौन करेगा? फिर किट कहता है कि जी मैं वही पूरा कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर डाला भागते हुए आती है और टीचर से कहती है कि हे टीचर, मेरी अभी अभी क्यू से बात हुई। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो भागते हुए अपने केबिन में आती है। फिर टीचर न्यूज़ देखने लग जाती है और जिसे देखकर टीचर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या, ये सब कब हुआ और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर टीचर डाला से कहती है कि डाला इस वक्त क्यों कहाँ है? फिर डाला कहती है कि क्यों अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया है। ये सुनते ही टीचर वहाँ से जाने वाली होती है।
ये देखिए डाला टीचर से कहती है कि रुको टीचर, एक क्लाइंट आपका कोर्ट में वेट कर रहा है और हम इसे रीशेड्यूल नहीं कर सकते, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर तो टीचर भी काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें क्यू के डैड को दिखाया जाता है जिनकी पुलिस पूछताछ कर रही होती है। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि मैंने कहा ना, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। यह सुन के वो पुलिस वाला कहता है कि आपको किसी ने मिस ओपम के साथ देखा था और आपका ये पेन जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी वहीं पे मिली है हमें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि देखिए, बात को बेवजह ऐसे ही मत उलझाइए, मर्डर केस की सजा यहाँ पर सीधी मौत है, पर अगर तुम एडमिट कर लेते हो कि ये तुमने किया है तो शायद से कोर्ट तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दे। ये सारी बातें सुनने के बाद क्योंकि डैड कहते हैं कि अरे मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने अपना गुनाह नहीं माना तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ काफी ज्यादा सबूत मिले हैं हमें। फिर वहाँ पर एक दूसरा पुलिस वाला आता है और वो क्योंकि डैड से कहता है कि तुम्हारा एक बेटा है ना जो एक लॉ फॉर्म में ट्रेनी है। ये सुन के क्योंकि डैड कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम खूनी साबित हो जाते हो तो उसका वकील बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर क्योंकि डैड कहते हैं कि अकेले छोड़ दो क्यू को, उसको इसमें मत घसीटो। यह सुन के पुलिस वाला कहता है कि तो फिर तुम अपना गुनाह मान लो, अब तुम सच सच बताओ, तुमने मिस ओरापेन की हत्या की है क्या नहीं। क्योंकि डैड कुछ कहते हैं इससे पहले ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो हॉस्पिटल गया होता है अपनी मॉम को देखने। फिर क्यू भागते हुए डोर जाकर खोलता है और वो सामने अपनी माँ को पाता है। क्यू अपनी मॉम को देखकर काफी शॉक हो जाता है। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि क्या हुआ, तुम अपनी मॉम को ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। ये सुनते ही क्यू रोने लग जाता है और कहता है कि मॉम मॉम। फिर क्यू अपनी मॉम को गले लगा लेता है और उनसे कहता है कि प्लीज मॉम, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये सारी बातें वो रोते हुए अपनी मॉम से कह रहा होता है। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने वक्त से गले लगाना चाहती थी, और भला मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँ। ये सुन के क्यू कहता है कि अगर ऐसी बात है मॉम तो आप मुझे गले लगाइए ना, पर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि मेरा बड़ा मन करता था कि मैं तुम्हें गले लगाऊं और तुम्हें काफ़ी प्यार करूं। क्यों बेटा, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि बेटा क्यू, तुम्हें वकील बनना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम एक ऐसा वकील बनना जिसे देखकर सबको नाज हो, और मुझे भी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छे वकील बनो। यह सुनने के बाद क्यू काफ़ी रोने लग जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं एक अच्छा वकील बन के दिखाऊंगा मॉम, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। यह सुन के क्यू की मॉम काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो क्यू से कहती है कि मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। फिर क्यू रोते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए वो अपनी मॉम को गले लगा लेता है और काफ़ी रोने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यू ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर क्यू अपनी मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। क्यू अपनी मॉम को पकड़कर कहता है कि मॉम, वापस आ जाइए प्लीज़ मॉम, उठ जाइए ना। ये सारी बातें वो काफ़ी इमोशनल होते हुए कह रहा होता है और इस वक्त तो मुझे भी क्यू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर क्यू के स्टेप डैड क्यू को हॉस्पिटल में देख लेते हैं। क्यू को देखकर क्यू के स्टेप डैड क्यू से कहते हैं कि हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर क्यू के स्टेप डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आकर मेरी बीबी के मौत के लिए मुझसे माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। उस आदमी को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा जिसने मेरी बीबी को मारा है। ये सुन के क्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर क्यू अपने स्टेप डैड से कहता है कि मेरे डैड बेगुनाह हैं। फिर क्यू के स्टेप डैड क्यू का कॉलर पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा डैड एक खूनी है। ये कहते हुए उसे धक्का मार देते हैं। फिर वो कहते हैं कि तेरे बाप को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर वो जेल में सड़ेगा। ये कहने के बाद वो ऐसे जा रहा होता है और क्यू को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पर वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ सर, प्लीज़ शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। जिस वजह से क्यू शांत हो जाता है और वो वहाँ पर कुछ कहता नहीं। फिर क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें टीचा को दिखाया जाता है
जो भागते हुए क्यू के पास आती है। फिर टीचर अंदर जाकर देखती है कि क्यू काफी ज्यादा रो रहा है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और टीचर को साथ में देखते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हें भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर दूं? ये सुन के क्यू कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुन के टीचर कहती है कि पर क्यू? टीचर इतना कह ही पाती है कि क्यू कहता है कि मुझे जब भूख लगेगी मैं ऑर्डर कर दूंगा। ऐसे भी मुझे मेरी डैड की मदद करनी है, तो उसके लिए तो ताकत चाहिए ही। फिर टीचर क्यू से कहती है कि इतना कुछ हो गया, पर तुमने मुझे एक बार के लिए भी बताया नहीं। अगर लोग मुझे नहीं बताते तो मुझे कैसे पता लगता? फिर क्यू कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ, ऐसे हालातों में मैं तुमसे गुस्सा रहती क्या? फिर टीचर क्यू को संभालने लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्यू। ये सारी बातें सुनने के बाद भी क्यू टीचर से कुछ कहता नहीं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट डे हम कैमली और टीचर को देखते हैं। वो दोनों मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर कैमलिया टीचर से पूछती है कि क्यू कैसा है? फिर टीचर कहती है कि पता नहीं, वो आज ऑफिस नहीं आया। फिर कैमलिया पूछती है कि और केस का क्या हो रहा है? तो टीचर कहती है कि मुझे नहीं पता। ये दोनों बातें करते हुए मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। फिर वो नमूना टीचर से कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के डैड के केस के बारे में कुछ पता किया है? ये सुन के टीचर गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे अचानक मीटिंग बुलाने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरी अभी अभी मिस्टर रॉस से बात हुई है और ये जो केस है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मिस्टर रॉसे ने हमें दिया है। उसके बाद मिस्टर बेन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम इन्हें फाइल्स दे दो। ये सुन के उनकी असिस्टेंट सबको फाइल दे देती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मिस्टर रॉस चाहते हैं कि हम एक स्पेशल टीम बनाएं जो रेबक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो टीचर, क्योंकि यहाँ पर किसी और की नहीं क्योंकि मॉम की बातें चल रही होती है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं एक स्पेशल टीम बनाऊंगा जिसका हेड मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब उस टीम का हिस्सा बने। उसके बाद सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं और टीचर बेचारी शॉक होके वहाँ पर बैठी रहती है, क्योंकि टीचर अब क्या करे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। क्योंकि अगर उसने ये केस नहीं लिया शायद से इस फॉर्म की पार्टनर ना बन पाए, पर अगर उसने ये केस ले लिया वो क्यू को क्या बोलेगी। फिर ये सीन कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो मिस्टर बेन से कहती है कि देखिए मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि क्योंकि इस केस में क्यू के पापा जुड़े हुए हैं, क्या इसलिए? ये सुन के टीचर कहती है कि अगर आपको ये बात पता है तो फिर आपने ये केस क्यों लिया? क्या आपको क्यू की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? ये सुन के मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर ये मेरा फैसला नहीं है, ये मिस्टर रॉस का फैसला है। रिबस ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो लोग पहले हमारे साथ काम करने से मना कर रहे थे, पर अगर हमने उनके लिए ये केस जीता तो शायद से हमें उस कंपनी के सारे काम हमें मिलेंगे। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मैं ये केस नहीं लूंगी। यह सुन के मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर तुम्हें किस फॉर्म का पार्टनर नहीं बनना। तुम्हें पता है मिस्टर रॉस ने खुद मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें इस केस में अपने साथ लूं, और अगर तुम ये केस नहीं लोगी तो मैं मिस्टर रॉस को क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि क्या आप मुझे धमका रहे हैं मिस्टर बेन? तो मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों धमकाऊंगा टीचर, तुम जरा इस बारे में गौर से सोचो। अगर तुम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रख सकती तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम फॉर्म की पार्टनर बन सकती हो। देखो मुझे क्यू से ना पूरी हमदर्दी है, पर उसे समझना होगा किसी केस को लड़ने का मतलब कोर्ट के सामने काफी सारे सबूत पेश करना होता है। इसमें निजी भावनाएं शामिल नहीं होती है। हम जैसे वकीलों का एक ही काम होता है कि हम सारे सबूत इकट्ठा करें और कोर्ट के सामने पेश करना। बाकी जो फैसला है वो कोर्ट करेगा। टीचर और मिस्टर बेन बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर उनकी असिस्टेंट आ जाती है और वो कहती है कि जो आपसे मिलने के लिए आने वाले थे वो आ गए हैं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ठीक है रुको। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि टीचर तुम इस फॉर्म की पार्टनर बनने वाली हो, इसके लिए तुमने सालों से मेहनत की है। क्या तुम बस इस केस के कारण तुम वो सब गंवाना चाहती हो? प्लीज टीचर तुम इस बारे में ना थोड़ा अच्छी तरीके से सोचना। ये सुन के टीचर मिस्टर बेन को कुछ कहती नहीं, वो हंसी जारी होती है। फिर जैसे ही टीचर डोर खोलती है तो सामने नारे को देखती है। ये नारा आप लोगों को याद है, हमारे टीचर का एक्स है। फिर नारा टीचर को देख के कहता है कि आपके साथ काम करने में मजा आएगा। अटर्नी टीचर कौन? नारे को ऊपर देख के टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर टीचर
मिस्टर बेन को देखने लग जाती है। फिर मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि नारा इस केस का वकील है। ये सुनकर तो टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम नारे को देखते हैं जो मिस्टर बेन के साथ बातचीत कर कर जा रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर टीचर जाती है। फिर टीचर लिफ्ट के अंदर जाती है। फिर टीचर नारे से कहती है कि तुमने ये केस क्यों लिया? हाँ, ये सुनकर नारा कुछ कहता नहीं तो टीचर नारे से कहती है कि ये केस क्योंकि डैड के खिलाफ है, कहीं तुमने इसलिए तो नहीं लिया? तो तुमने क्यों से बदला लेने के लिए तुमने ये केस लिया, क्यों है ना? ये सुन के नारा कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है मैं उस बच्चे के पीछे इतनी मेहनत करूंगा? ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर क्या मैं ये मान लूं ये एक इत्तेफाक है? ये सुन के नारा कहता है कि सच कहो टीचर, ऐसी बातें सुन के यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम एक लॉयर हो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।